ध्यान से। तो कल हम लोग परिवर्तन को लेकर के बात कर रहे थे कि हर एक पदार्थ जो होता है वो परिवर्तनशील होता है, कुछ याद आ रहा है ना। और ये जो परिवर्तन होता है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला नंबर में फिजिकल चेंजेस, है ना, भौतिक परिवर्तन। दूसरा नंबर में केमिकल चेंजेस, रासायनिक परिवर्तन। कुछ याद आ रहा है? दो प्रकार का परिवर्तन था। हम लोग देखें तो वहां पर जो भौतिक परिवर्तन होता है ना, ठीक, अरे लड़की क्यों बतिया रही है रे? ठीक, भौतिक परिवर्तन जो होता है उसमें किसी भी मटेरियल के शेप का, साइज का, है ना, आपका कलर का, स्टेट का चेंजेस होता है भाई, आकार का, आकृति का, है ना, रंग का परिवर्तन होता है ना। वहां पर रासायनिक परिवर्तन नहीं होता था, केमिकल चेंजेस नहीं होता था, और इसलिए यहां पर कोई नया पदार्थ नहीं बनता था, और इसलिए वहां पर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता था। क्योंकि जब केमिकल चेंजेस होगा तभी तो केमिकल रिएक्शन होगा। यही है कि जब केमिकल रिएक्शन होगा तभी तो केमिकल चेंजेस होगा। जब केमिकल चेंजेस हो ही नहीं रहा है, रासायनिक परिवर्तन हो ही नहीं रहा है ना, तो क्या कभी रासायनिक अभिक्रिया होगा क्या? वहां पर नहीं होगा। लेकिन ठीक उल्टा अगर आप जाकर के देखोगे वहां पर केमिकल रिएक्शन वाले पोर्शन में, केमिकल चेंजेस वाले में, तो वहां पर बोला था कि किसी भी मटेरियल का वॉल्यूम भी चेंज हो जाता था, वेट भी चेंज हो जाता था, और उसका केमिकल कॉम्पोजिशन भी चेंज हो जाता था, रासायनिक संगठन भी चेंज हो जाता था, है ना। क्यों? क्योंकि यहां पर रासायनिक अभिक्रिया होता था, केमिकल रिएक्शन होता था, और ये नाम क्या पड़ गया था? रासायनिक परिवर्तन। एग्जाम्पल भी देख लिए थे इसका, अगर आपको याद आ रहा होगा। भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल कौन कौन सा था? बोलिए तो, अरे बोलो। पहला नंबर में हाँ, पानी का भाप में बदलना। दूसरा नंबर में शक्कर का घुलना, नमक का घुलना, है ना, गंधक का पिघलना। कुछ ऐसा एग्जाम्पल था। अगले नंबर में विद्युत बल्ब का जलना भी हो जाएगा। विद्युत बल्ब जलता है तो ऐसा कुछ और बन जाता हो, है ना, परिवर्तन तो हो ही रहा है। अगले नंबर में इसके बाद वाले में रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल कौन कौन सा था? बोलिए तो। हाँ हाँ, मैग्नीशियम के फीते का जलना, और दूध से दही का बनना, और भोजन का पाचन, और हाँ, लोहे में जंग लेना, और समस्त रासायनिक अभिक्रिया। अरे हो जाएगा ना। ठीक, देखो अब आगे समझना मेरी बात को। देखो, याद रखें आप, जब भी केमिकल चेंजेस होता है, मेरे साथ लिखें आप, ठीक, अगले नंबर में मैं लिखवाऊंगा कुछ, पूरी कॉन्सेप्ट बताऊंगा, और वहीं पर उससे रिलेटेड क्वेश्चन दे दूंगा, जहां पे जरूरत पड़ेगा वहां पे लिखवा दूंगा, ठीक है। तो लिखें आप, जब भी रासायनिक परिवर्तन होता है, लिखे मेरे साथ, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन होता है जब भी केमिकल चेंजेस होता है, जब भी रासायनिक परिवर्तन होता है ना, जब भी रासायनिक, नेक्स्ट वीक में कोशिश रहेगा कि काफी ज्यादा हम लोग कोर्स को मैं खींच पाऊं, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन होता है, केमिकल चेंजेस होता है, जब भी रासायनिक परिवर्तन होता है, तो रासायनिक परिवर्तन तभी होता है जब रासायनिक अभिक्रिया होता है। क्या होता है? बोलिए तो। रासायनिक अभिक्रिया होता है, ठीक, केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल चेंजेस हो रहा है मतलब वहां पर क्या हो रहा होगा? केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा, केमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल जैसे अगर मैं बोलूं तो, एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर मैं बोलना चाहूं, है ना, तो कोई A+B होंगे, है ना, ठीक है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले मटेरियल जिनको रिएक्टेंट कहा जाता है, और रिएक्शन के बाद बनने वाले मटेरियल, है ना, मान लो C+D है ना, ठीक, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। इसको क्या बोला जाता है? बोलिए तो। रिएक्टेंट, है ना। रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले मटेरियल, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? रिएक्टेंट कहलाते हैं। REACTANT शायद होगा, रिएक्टेंट कहलाते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अभिकारक, है ना। और रिएक्शन के बाद बनने वाले प्रोडक्ट, है ना, बाद बनने वाले मटेरियल को क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट बोलेंगे। क्या बोल देंगे? प्रोडक्ट बोल दिया जाता है, प्रोडक्ट बोल दिया जाता है। हिंदी में क्या बोल देते हैं इसको? बोलो तो, है ना, उत्पाद या क्रियाफल। नाम को लिखते चलना, है ना। तो समझना मेरी बात को कि जो रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, हो सकता है कि ये बहुत वेरी फास्ट रिएक्शन हो, एकदम से रिएक्शन स्टार्ट, पता भी नहीं चल पाएगा, पता ही नहीं चलेगा, मिला हो गया रिएक्शन। देखो ना, कभी अगर आप लोग प्रयोग किए होंगे, है ना, 11th-12th में, तो जो आप किसी भी ट्यूब रहता है उसमें जब आप कोई से भी केमिकल डालते थे तो डालते ही कलर चेंज हो जाता था, बस गले गया कलर चेंज। मैंने कितना फास्ट होता था, आप पलक भी नहीं, मैंने देख भी नहीं पाओगे आप, सबसे बड़ी बात है देख भी नहीं पाओगे आप, गया कलर चेंज, बस। वेरी फास्ट हो सकता हो रिएक्शन, है ना। कुछ ऐसा होता है वेरी स्लो रिएक्शन होता है, जिसको आप उसकी टाइम को आप निकाल नहीं सकते, जैसे कि दूध से दही का बनना दिन भर लग जाता है,
है ना, आपका लोहे में जंग लग जाना, है ना, महीना दिन लग जाता है, सप्ताह लग जाएगा, सालों लग जाएगा, इसको वेरी स्लो रिएक्शन बोला जाता है। लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं ना जो वेरी फास्ट होते हैं ना वेरी स्लो होते हैं, है ना, उसको मॉडरेट रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, तो अगर एक बात बोलूं तो इसका कुछ स्पीड भी तो होता है ना, रेट भी तो होता है। तो याद रखें आप, केमिकल रिएक्शन के जब हम लोग रेट की बात करते हैं, समझना, रेट माने दर, स्पीड, समय के साथ, है ना, जब इसकी मैकेनिज्म कैसे कैसे बन रहा है, ए प्लस बी से सी प्लस डी कैसे बन रहा है, कितना बन रहा है, क्या बन रहा है, इसकी मैकेनिज्म को लेकर के बात करते हैं, क्रिया विधि को लेकर के बात करते हैं, है ना, मैकेनिज्म को लेकर के बात करते हैं, मैकेनिज्म को लेकर के बात करते हैं। तो इसकी जब हम लोग दर की बात करते हैं और इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं, केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में किया जाता है ना, रसायन विज्ञान के जिस ब्रांच में हम किसी भी केमिकल रिएक्शन के, समझना, किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट और मैकेनिज्म का स्टडी केमिस्ट्री के जिस ब्रांच में करते हैं उसको बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। क्या बोला जाता है? केमिकल काइनेटिक्स बोला जाता है, रासायनिक बल गतिकी बोला जाता है। तो इसका स्टडी जहां पर हम लोग करते हैं, इसका जो स्टडी किया जाता है केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में, उसको बोलते हैं केमिकल, लिखो मेरे साथ में, केमिकल काइनेटिक्स बोला जाता है, रासायनिक बल गतिकी बोला जाता है, रासायनिक बल गति बोला जाता है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि रासायनिक बल गतिकी क्या है, तो बता पाओगे आप? कितना सिंपल है, देखो एकदम से मैं लिंक बना करके चीजों को चल रहा हूं। देखिए इधर आप, मैं बोला कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट और मैकेनिज्म का स्टडी केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में किया जाता है ना, उसी ब्रांच का नाम क्या है? केमिकल काइनेटिक्स, है ना। तो केमिकल काइनेटिक्स बताता क्या है बताइए? किसी भी केमिकल रिएक्शन का क्या बताएगा आपको? रेट बताएगा। क्या बताएगा वो? मैकेनिज्म बताएगा। और आप कितना भी पढ़ लो, किसी दो की बात करोगे आप, दो से, यही दो ओरिजिन है, मेन है, इससे बहुत कुछ निकल करके आता है ना? तो याद रखें आप, केमिकल काइनेटिक्स के बेस पर, केमिकल काइनेटिक्स के बेस पर, है ना, केमिकल काइनेटिक्स के बेस पर कोई भी केमिकल रिएक्शन तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है। एक होता है वेरी स्लो रिएक्शन हो जाएगा, मेरे साथ लिखे आप, वेरी स्लो रिएक्शन हो जाएगा, वेरी स्लो रिएक्शन हो जाएगा। दूसरा नंबर में वेरी फास्ट रिएक्शन हो जाएगा, वेरी फास्ट रिएक्शन हो जाएगा, है ना, है ना, अति मंद अभिक्रिया, तीव्र अभिक्रिया बोल देंगे इसको। और एक होता है मॉडरेट रिएक्शन, ना तो वेरी स्लो होता है ना वेरी फास्ट होता है, मॉडरेट रिएक्शन होता है, मॉडरेट रिएक्शन होता है, मॉडरेट रिएक्शन होता है। बताओ, बात समझ में आ रहा है यहां तक? अरे कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है। और वेरी स्लो रिएक्शन क्या होता है? एग्जांपल अगर मैं बोलूं तो, है ना, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना, है ना, ठीक है। तो वेरी स्लो रिएक्शन का एग्जांपल लिख ले आप, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना, हो जाएगा। दूध से दही का बनना, है ना, दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना, ये सब वेरी फास्ट रिएक्शन होता है, सॉरी वेरी स्लो रिएक्शन होता है। इसको और डिटेल में स्टडी करेंगे, फिलहाल हम लोग अभी इतना ही पढ़ना, ठीक। अगले नंबर में वेरी फास्ट रिएक्शन, जितने भी जो आयनिक रिएक्शन होता है, देखो सुनना मेरी बात को, आयनिक रिएक्शन, एग्जांपल लिख लो, आयनिक रिएक्शन, है ना, आयनिक रिएक्शन, आयनिक रिएक्शन, आयनिक रिएक्शन, ठीक। तो जो भी आयनिक रिएक्शन होता है वो कैसा होता है बोली तो? वेरी फास्ट रिएक्शन होता है। अरे क्लियर हो गया ना? ठीक है। अब देखो इधर आप, इसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं, समझना यहां पर, देखो उसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू लिख ली हो ना, क्रिया विधि, ठीक। देखो इधर आप, पहला नंबर में क्या है बोलिए तो? फर्स्ट नंबर में, अरे बोलो, वेरी स्लो रिएक्शन, हिंदी में क्या बोलेंगे? मंद अभिक्रिया, है ना, अति मंद अभिक्रिया बोला जाएगा, ठीक। दूसरा नंबर में क्या है बोलिए तो? वेरी फास्ट रिएक्शन, है ना, तीव्र अभिक्रिया, वेरी फास्ट रिएक्शन। और वेरी फास्ट रिएक्शन का एग्जांपल क्या हो जाएगा बोलिए तो? अरे बोलो, आयनिक रिएक्शन हो जाएगा। देखो कैसे होता है, समझना, एग्जांपल को देखते जाओ। एक होता है सिल्वर नाइट्रेट, नाम सुने हो आप लोग सिल्वर नाइट्रेट? तो देखो इधर आप, मैं ले लिया सिल्वर नाइट्रेट, देखते चलो वरना सब गलती कर डालोगे आप। सिल्वर नाइट्रेट, मैं सिल्वर नाइट्रेट नहीं लिया, सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन लिया हूं, विलियन लिया हूं। इमेजिन करके देख लो, कोई बर्तन है उसमें सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन भरा हुआ है, पानी भी है उसमें, है ना। अब इस सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन में मैं डाल दिया सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन। क्या डाल दिया बोलिए तो? सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन डाल दिया। मैं बार बार एक वर्ड यूज कर रहा हूं, सोल्यूशन। बताइए,
पानी में ये आयनिक रिएक्शन है तो दोनों आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो Ag किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Ag प्लस में होगा। NO3 किस रूप में होगा बोलिए? NO3 माइनस के रूप में होगा। होगा कि नहीं होगा? है ना? पानी के अंदर ये दोनों टूट जाएंगे तो Na किस रूप में होगा? Na प्लस के रूप में होगा। क्लोरीन किस रूप में होगा? Cl माइनस के रूप में होगा। है ना? तो इमेजिन करके देख लो, इधर देखो, आप इमेजिन करें, सुनो इधर आप, इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा बोलिए तो? प्लस, इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर माइनस, है ना? आयन है यार, पहले से आयन बन गए, पानी है, सॉल्यूशन है वो, और सॉल्यूशन में ऑलरेडी पहले से आयन के रूप में होते हैं, टूटे हुए होते हैं, अलग होते हैं, मौका पाते ही प्लस माइनस के साथ निकल लेता है। इतना फास्ट रिएक्शन होता है कि पता नहीं चल पाता, 10 टू द पावर -6 सेकंड में होता है, इतना फास्ट, सोचो, है ना? तो 10 टू द पावर -6 सेकंड में होता है, इतना फास्ट रिएक्शन होता है। सोचो ना, कितना, 1 सेकंड का कितना कम भाग, सोच भी नहीं सकते आप, है ना? तो देखते ही देखते दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, प्लस माइनस के साथ चला जाएगा, तो बोलिए क्या बन जाएगा? AgCl प्लस क्या बच गया? AgCl NaNO3, है ना? यहां पर क्या होता है? AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट यहां पर बन जाता है, व्हाइट PPT यहां पर जमा हो जाता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट। वो ना, वो करेक्ट, जैसे आप रिएक्शन स्टार्ट करोगे आपको नीचे तली में दिख जाएगा, तुरंत आपको प्रेसिपिटेट बनता हुआ दिखाई दे देगा। अरे क्लियर हो गया ना? इतना फास्ट रिएक्शन होता है। तो बताइए, आप खुद बता दीजिए, आप, ये वेरी स्लो रिएक्शन हो रहा है जी, है ना? तो क्या इसका व्यवहारिक तरीके से इसके स्पीड को मेजर किया जा सकता है क्या? इसकी वेलोसिटी को मेजर किया जा सकता है क्या? क्या आप रिएक्शन को स्टार्ट करके देखते रहोगे क्या कि देखो कब जंग लगेगा, किसका मैं स्पीड बताऊं? ऐसा तो नहीं होगा ना? ठीक, ऐसा तो नहीं कि दूध में दही डाल के बस ऐसे देख रहे हो कब बने दही की इसकी स्पीड को बताऊं। मरे इसका मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है, तो आप इसकी रेट को नहीं बता सकते, मतलब केमिकल काइनेटिक्स में इसको हम लोग स्टडी नहीं कर सकते। तो केमिकल काइनेटिक्स बताता क्या है? किसी भी रिएक्शन के रेट को बताने का काम करता है, स्पीड को, वेलोसिटी को बताने का काम करता है। इतना स्लो हो रहा है, इतना स्लो हो रहा है कि आप व्यवहारिक तरीके से उपयोगी ही नहीं, आप बता नहीं सकते इसको। वो उतना फास्ट हो रहा है, डाले बन गया, आप कैसे बताओगे उसकी स्पीड को? इसलिए व्यवहारिक तरीके से इसके भी रेट को मेजर नहीं किया जा सकता, इसलिए केमिकल काइनेटिक्स में दोनों रिएक्शन को स्टडी ही नहीं करते हम लोग। पता तो चलना चाहिए कि किसको स्टडी नहीं किया जाता, ठीक। और तीसरा नंबर में, थर्ड नंबर में तीसरा रिएक्शन आ जाता है बोलिए तो मॉडरेट रिएक्शन। एग्जांपल देखते हैं, देखो इधर, मॉडरेट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन, है ना? मॉडरेट रिएक्शन मतलब वह अभिक्रिया जो न तो तीव्र गति से होती है न तो मंद गति से होती है ना? ठीक, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड वाले जनरली होते हैं, कौन से होते हैं बोलिए तो? कोवेलेंट बॉन्ड वाले। देखो इधर आपको एग्जांपल बता रहा हूं, समझने की कोशिश करिएगा, देखेंगे, है ना? जिनके बीच बॉन्ड होता है ना? जैसे देखो, समझना मेरी बात को, अच्छे से दिमाग में सेट करते चले, है ना? देखो देखो, N2+3H2 गिव्स, कभी पढ़े थे क्या? अबे ऐसे कैसे, कहां पर हो, है ना? NH3 2NH3 हो जाएगा। बताइए, क्लियर है यहां तक ना? हाइबर प्रोसेस है रे, है ना? अब ये मतलब दोनों दिशाओं से होता है रिएक्शन, क्या करोगे दोनों दिशाओं से? आपको रेट बताना है, दिमाग थोड़ी लगाना है, मेरे को सब पता है, दोनों डायरेक्शन में होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है बस, हम जानते हैं अच्छे से, है ना? रिवर्सिबल इधर से भी होता है, इधर से भी होता है, हमको रेट बताना है, रेट बताना है, क्या करेंगे दोनों डायरेक्शन से करवा करके, है ना? तो देखो इधर आप, ये जो नाइट्रोजन दिखाई दे रहा है, बोलो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड होगा? होगा ट्रिपल बॉन्ड। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड। ये कुछ ऐसा होता है, देख लो इधर आप, ये कुछ ऐसा होता है ना? यहाँ पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ कितने बॉन्ड से जुड़ा होगा? सिंगल। कितने हैं? 3। तो कुछ ऐसा मामला चल रहा है यहाँ पर, इमेजिन करके देख लो आप, है ना? नाइट्रोजन कुछ ऐसा होगा, ये कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा, है ना? तो सुनो तो इधर देखो, तो ये बॉन्ड पहले टूटेगा, ये बॉन्ड भी टूटेगा, टूटेगा फिर पहले बनेगा। तो इमेजिन करके देखो, यहाँ पर बॉन्ड क्या हो रहा है बोलिए तो? अरे बोलो, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। और यहाँ पर बोलिए बॉन्ड, बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, बॉन्ड बन रहा है ना? तो बॉन्ड ब्रेक होने में और बॉन्ड ब्रेक होने में कुछ टाइम लगेगा, है ना? इनफाइनाइट टाइम लग जाएगा, फाइनाइट टाइम, सॉरी फाइनाइट टाइम लग जाएगा, फाइनाइट टाइम लगेगा जिसको आप मेजर कर सकते हो, एक निश्चित समय लगेगा। फाइनाइट मतलब एक निश्चित समय लगेगा। अरे क्लियर हो गया ना?
ठीक है, तो यहाँ अरे भैया देखो ना, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होगा, है ना, ये पहले टूटेगा, पहले टूटेगा, इसके बाद जाकर के यहाँ पर बॉन्ड बनेगा। तो बॉन्ड के ब्रेक होने में और बॉन्ड के बनने में एक निश्चित टाइम लगेगा, और उस निश्चित टाइम को आप मेजर कर पाओगे, है ना। इसीलिए हम लोग केमिकल रिएक्शन में किस प्रकार के रिएक्शन
क्रिया जो तीव्र गति से होती है। लिखते समय याद करते चलना, आपको लगता है इजी है, लेकिन जब आपको लिखना पड़ेगा ना, कुछ का कुछ लिख डालोगे, गारंटी दे रहा हूं मैं। वे भी क्रिया जो तीव्र गति से होती है। कैसे एकदम शांत शांत लग रहे हो, मन्नत मांगे हो गया? 9 दिन तक कंटिन्यू हो गया। वे भी क्रिया जो तीव्र गति से होती है, तीव्र अभिक्रिया कहलाती है, फास्ट रिएक्शन कहलाता है। उदाहरण लिख लीजिए, आयनिक रिएक्शन, आयनिक रिएक्शन, आयनिक रिएक्शन है ना। इसको लिख दो वहां पर कोष्टक में, नीचे वहीं पर लिख दो, AgNO3 प्लस NaCl। समय में लिखने की जरूरत नहीं है, आगे चल के हम लोग और लिखेंगे। AgCl NaNO3 है ना, इसको केवल लिख देना। आयनिक रिएक्शन हो गया। आगे लिखें, वे रिएक्शन न जो फास्ट होता है न स्लो होता है, मॉडरेट रिएक्शन कहलाता है। वे अभिक्रिया, अच्छा हिंदी में पता नहीं मॉडरेट को क्या बोलेंगे? नहीं, आप हिंदी में लिखो ही मत, छोड़ दो, केवल इंग्लिश में लिख दो। हाँ, क्या लिख देना है? वे अभिक्रिया जो न तीव्र होती है न फास्ट होती है, बस इतना ही, जैसे करके लिख देना। वे अभिक्रिया जो न तीव्र होती है न फास्ट, सॉरी न स्लो होती है। न जो तीव्र होती है न मंद होती है, न जो फास्ट होता है न स्लो होता है। हाँ, मॉडरेट अभिक्रिया कहलाता है, इंग्लिश में मॉडरेट बोलते हैं, हिंदी में पता नहीं इसको क्या बोला जाता है। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल, N2 plus 3H2 gives 2NH3। हाँ, अरे अरे पगली, इधर उधर देखती है। इसको बोला तो N2 plus 3H2 gives क्या हो जाएगा? 2NH3 है ना। समय लगता है रे, एक जगह से दूसरे जगह जाने में, इतना आसान थोड़ी ना होता है ना। ठीक, क्लियर हो गया। वहीं पर दूसरा एग्जांपल लिखो, हाइड्रो डिसोसिएशन ऑफ एस्टर, एस्टर का जल अपघटन, हाइड्रो डिसोसिएशन ऑफ एस्टर, एस्टर का ESTER, एस्टर का जल अपघटन, एस्टर का जल अपघटन। आगे चल के आएगा ना रिएक्शन बताऊंगा सबका, अभी तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्लियर हो गया ना? ठीक, खत्म हो गया। पढ़ के देखें आप, सवाल को पहले देख लो, पहले सवाल को पढ़ो, उसका आंसर को पढ़ो जल्दी से ना, स्पीड कर। हाँ हाँ, उसी का दो एग्जाम्पल बताए हो ना। तो हेडिंग डाल दी क्या, एस्टर का जल अपघटन? हो गया। ठीक, अब अगले नंबर में, इसके बाद वाले में अगले हेडिंग डालो अब। ठीक, वहीं पर दूसरा सवाल लिखें आप, लिखो, केमिकल काइनेटिक्स में किस प्रकार के रिएक्शन का स्टडी किया जाता है? और क्यों? रासायनिक बलगति में किस प्रकार के अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है और क्यों? रासायनिक बलगतिकी में किस प्रकार की अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है और क्यों? है ना, ठीक, उसी में लिखो, और किन अभिक्रियाओं का अध्ययन नहीं किया जाता, और और किस रिएक्शन का स्टडी नहीं किया जाता। ये सब सवाल बनता है ना, यहाँ पे एकदम छोटा छोटा सवाल बनाता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट वाला टॉपिक चल रहा है, कुछ भी घुमा फिरा देगा वो। इसके बाद भी नए नए सवाल बन जाएगा, वो लास्ट में लिखवाऊंगा, लेकिन हाँ इतना जानने के बाद उस पर पकड़ बन जाएगा, है ना। इसका जवाब लिखें आप, देखो, केमिकल काइनेटिक्स में वेरी स्लो एंड वेरी फास्ट रिएक्शन का स्टडी नहीं किया जाता। रासायनिक बलगतिकी में मंद और तीव्र अभिक्रिया का अध्ययन नहीं किया जाता।
केमिकल काइनेटिक्स में वेरी स्लो एंड वेरी फास्ट रिएक्शन का स्टडी नहीं किया जाता। क्योंकि वेरी स्लो रिएक्शन को होने में क्योंकि वेरी स्लो रिएक्शन को कंप्लीट होने में, क्योंकि अत्यधिक मंद अभिक्रिया को पूर्ण होने में, इंग्लिश में उतना ही नॉर्मल भी लिख दोगे इंग्लिश तो चल जाएगा, उतना आराम से ट्रांसलेट कर लोगे। अरे इज आर एम ओम होम दुनियादारी लगाना पड़ेगा बीच बीच में, और क्या समझ रहे हो ना, बस क्या लिख दिया बोलो तो, बोलो ना प्लीज, मैं खुद भूल जाता हूँ, देखा तो। हाँ देखो, केमिकल काइनेटिक्स में क्या था, क्योंकि अरे कुछ तो लिखे ही नहीं, आगे वाला छूट गया ना, क्योंकि मंद अभिक्रिया, अच्छा लिख दियो, क्योंकि मंद अभिक्रिया में, क्योंकि वेरी स्लो रिएक्शन को कंप्लीट होने में, क्योंकि वेरी स्लो रिएक्शन को कंप्लीट होने में, लिख लिया, क्योंकि अत्यधिक मंद अभिक्रिया को पूर्ण होने में, है ना, वेरी लो टाइम या वेरी स्मॉल टाइम, अत्यधिक कम समय, इंस्टेंट टाइम लगता है जी, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, क्योंकि मंद अभिक्रिया कंप्लीट होने में वेरी लार्ज, अत्यधिक समय, कोष्टक में लिखो, सही चल रहा है, अत्यधिक समय कोष्टक में लिखो, दिन सप्ताह महीने या साल लग जाते हैं, अरे है ना, दिन सप्ताह महीने या साल लग जाते हैं, है ना, कोष्टक लिए दिन सप्ताह महीने या साल, क्योंकि अत्यधिक, सुन तो लो अभी, अरे फिर क्योंकि मत लिखो रे, उसको सेंटेंस को बना दो, क्योंकि अत्यधिक मंद अभिक्रिया को पूर्ण होने में अत्यधिक समय लगता है, जबकि अत्यधिक तीव्र अभिक्रिया को कंप्लीट होने में, वेरी फास्ट रिएक्शन को कंप्लीट होने में, क्योंकि अत्यधिक तीव्र अभिक्रिया को पूर्ण होने में वेरी स्मॉल टाइम, बहुत कम समय, कोष्टक में लिखो 10 टू द पावर -6 सेकेंड, 10⁻⁻6 सेकेंड लगता है जो व्यवहारिक तरीके से, है ना, जो नॉर्मली मेजरेबल नहीं होता, जो सामान्यतः, जिसको सामान्यतः मापा नहीं जा सकता, टाइम को मापा मेजर नहीं कर सकते, जिसको सामान्यतः मापा नहीं जा सकता, हो गया। अब पैराग्राफ चेंज करो, अब लिखो, अब लिखो लेकिन मॉडरेट रिएक्शन को कंप्लीट होने में, मॉडरेट करके लिख देना कोष्टक में, जो न तीव्र होती है न मंद होती है, जो न फास्ट होता है न स्लो होता है, लेकिन मॉडरेट रिएक्शन कंप्लीट होने में एक फाइनाइट टाइम, एक निश्चित समय लगता है, जैसे 2 मिनट 5 मिनट 8 मिनट ऐसा, है ना, लेकिन मॉडरेट रिएक्शन को कंप्लीट होने में एक फाइनाइट टाइम लगता है, निश्चित समय लगता है, जिसको मेजर किया जा सकता है, जिसको मापा जा सकता है, जिसको मापा जा सकता है। पैराग्राफ चेंज को लिखो, अतः केमिकल काइनेटिक्स में केवल मॉडरेट रिएक्शन का स्टडी करते हैं, न कि फास्ट एंड स्लो रिएक्शन का, 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 हो गया ठीक, पढ़ के देखो। अच्छा एक सुनो, इधर फिजिक्स में मेरे को थोड़ा सा याद दिलवाना ना, जो मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाया हूं ना, उसका प्रायोगिक प्रदर्शन पूछ लेता है कि उसको समझाए पूरा प्रयोग के थ्रू, कितना डीप पूछा गया है सवाल, पिछले बार के मेंस में देखा साल 2 साल पहले का,
वो एक्चुअली में आउट ऑफ सिलेबस है, वहां पे पूछना नहीं, उसी अथवा करके दिया हुआ था, तो उस समय आप लोग को बता दूंगा, तो एक बार याद दिला देना कभी, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स्ट्रा जो बताने वाले थे सब बता देना, तो मैं याद आ जाएगा, ठीक। चलिए पढ़ के देखें आप उसको जल्दी से। हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अगला हेडिंग डालो आप, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन अथवा वेलोसिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन। सुनो, अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे ना, वो बेसिक नॉलेज वाला था, वो बेसिक नॉलेज कंप्लीट, ठीक। अगला हेडिंग डालो आप, देखो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया की दर अथवा रासायनिक अभिक्रिया का वेग। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन अथवा वेलोसिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन, वेलोसिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन, है ना, वेलोसिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, पहले मैं समझाऊंगा, इसके बाद लिखवाऊंगा, ठीक है। और ध्यान से नहीं समझोगे तो लिखवाऊंगा ही नहीं, फिर मैं आपके ऊपर थोप के चल जाऊंगा कि लिख के लाना, और आप लाओगे नहीं और मैं चेक नहीं करूंगा, कल वाला लाए हो लिख करके, ठीक है। देखें जरा, सुनो हेडिंग क्या है बोलिए तो, हाँ, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन या वेलोसिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक। सुनो, याद रखें आप, पहले ध्यान से देखते चलो, ठीक, मेरे साथ आप लिख भी सकते हो। याद रखिए, मान के चलिए कि कोई केमिकल रिएक्शन है, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, A प्लस बी, ठीक। कोई केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हुआ, गिब्स क्या हो जाएगा बोलिए तो, C प्लस डी। ये क्या हो जाएगा बोलो तो, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ। मेरे साथ लिखो, बेसिक बातों को लिखना बहुत जरूरी होता है केमिस्ट्री में, है ना। केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले मटेरियल लिखो, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, लेने वाले पदार्थ, ठीक। इसको क्या बोलेंगे बोलिए, अभिक्रिया के पश्चात बनने वाला पदार्थ, रिएक्शन के बाद बनने वाले, फॉर्म होने वाले मटेरियल। अभिक्रिया के पश्चात बनने वाला पदार्थ, है ना, रिएक्शन के बाद फॉर्म होने वाले मटेरियल। यहां तक क्लियर हो गया। याद रखें, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं बोलिए तो, अरे वो क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। लिखो मेरे साथ में, अभिकारक। और अभिक्रिया के पश्चात बनने वाले पदार्थ को क्या बोला जाता है बोलिए तो, उत्पाद। कितना रटा जा रहा होगा, उत्पाद या क्रियाफल, ठीक। अब भले आपको नॉलेज है ना, तो उसको ये मतलब मेरे को आता है फिर नीरस हो जाएगा लाइफ, ये मान के पढ़ना नहीं, हमको एकदम बिल्कुल पहली बार पढ़, उसी जुनून के साथ पढ़ोगे तो ज्यादा याद होता है वैसे में, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने पदार्थ क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट, और अभिक्रिया के बाद बनने वाला पदार्थ क्या बोलते हैं, उत्पाद बोला जाता है। यहां तक क्लियर हो गया ना, ठीक। ये बेसिक है, बार बार ये चीजें यूज होता रहता है, इस बात को मैं बता रहा हूं। सुनो इधर, आप इसको मिटा रहा हूं मैं, अब मेन देखो इधर, सुनो। ये याद रखें आप, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है ना, एक यूनिट टाइम इंटरवल में, है ना, एक इकाई समय में, देखना आप, लगातार आपका रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटता जाता है। या यूं कहें कि जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो समय के साथ साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटता जाएगा और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, है ना। इसी को बोला जाता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैसे लिखेंगे, सुनो मेरी बात को, किसी रासायनिक अभिक्रिया में या रासायनिक अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, है ना, यूनिट टाइम इंटरवल में, इकाई समय अंतराल में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के चेंज के इक्वल होता है। कुछ समझ में आया, फिर से हिंदी में बोल रहा हूं, सुना आप, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर, है ना, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर
इकाई समय अंतराल में अभिकारक अथवा उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन के बराबर होता है ना? अरे समझ में आ रहा है? चेंज ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू, है ना, इक्वल टू चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विथ यूनिट टाइम इंटरवल। अरे समझ में आ रहा है बात? इसी बात को लिखना डेफिनेशन में, तो डेफिनेशन में लिखो आप, परिभाषा लिखो उसमें आप, देखो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर, अभी इसका एग्जांपल देने वाला हूं अभी आगे चल के तो और क्लियर होगा। किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर इकाई समय अंतराल में, है ना, किसी रेट रासायनिक अभिक्रिया की दर मतलब रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन यूनिट टाइम इंटरवल में, इकाई समय अंतराल में अभिकारक अथवा उत्पाद के रिएक्टेंट अथवा प्रोडक्ट के सांद्रता में परिवर्तन के बराबर होता है। सांद्रता में परिवर्तन के बराबर होता है ना? सांद्रता में परिवर्तन के बराबर होता है, ये इसका डेफिनेशन है। सांद्रता में परिवर्तन के बराबर होता है, अर्थात दैट मीन्स, अर्थात करके लिखें आप, अर्थात अब जैसे मैं लिख रहा हूं उसको लिखना, अब देखना ऊपर का लाइन क्लियर होगा। लिखो अभिक्रिया की दर रेट ऑफ रिएक्शन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको पूरा लिखना है। अभिक्रिया की दर इक्वल टू अभिकारक रिएक्टेंट, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटा समय अंतराल, समय अंतराल, है ना? ठीक, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टाइम इंटरवल इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको? रेट ऑफ रिएक्शन बोला जाता है। तो यही बात तो लिखवाया हूं, देखो इधर आप सुनो, उस डेफिनेशन को देख के लिखो। किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर, इकाई बोल दिया तो नीचे आ जाएगा, यूनिट आ गया तो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर इकाई समय अंतराल में अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन के बराबर होता है। ये उसका फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला से अपने को डेफिनेशन को क्रिएट करना है, याद हो जाएगा ना? ठीक, अब नीचे लिखो आप, माना कि कोई केमिकल रिएक्शन, माना कि कोई रासायनिक अभिक्रिया A प्लस B गिव्स C प्लस D है। मान लो कोई रासायनिक अभिक्रिया है, A प्लस B गिव्स C प्लस D है ना? ठीक, अब वहां पे लिखो आप, समय के अनुसार है ना, टाइम के अकॉर्डिंग रिएक्टेंट ए और बी का कंसंट्रेशन कम होता जाएगा और प्रोडक्ट सी और डी का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। लिखो, समय के अनुसार अभिकारक ए और बी की सांद्रता डिक्रीज होता जाएगा, या समय के साथ लिख सकते हो, समय के साथ ए और बी की सांद्रता, है ना, ए और बी की कंसंट्रेशन डिक्रीज होता जाएगा, सांद्रता कम होता जाएगा, और सी और डी की सांद्रता बढ़ता जाएगा, और सी और डी की सांद्रता बढ़ता जाएगा, सी और डी की सांद्रता बढ़ता जाएगा। समझ में आ रहा है बात? ठीक, रासायनिक अभिक्रिया दे दिया, लिख लिया यहां तक। अर्थात करके लिखो आप, अर्थात रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू अभिक्रिया की दर बराबर, है ना, अभिक्रिया की दर बराबर ए और बी की सांद्रता में कमी, है ना, मतलब कुल मिलाकर के डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी। ए और बी की सांद्रता में कमी, ए व, या ए प्लस बी लिख सकते हो, ए व बी की सांद्रता में कमी अपॉन समय अंतराल, टाइम इंटरवल, समय अंतराल
इक्वल टू करके लिख दो, दोनों आपस में बराबर होते हैं, या करके है दोनों आपस में बराबर होंगे, है ना। जितना कम होगा उतना ही बनेगा, तो जितना घटा उतना बना। ठीक है, तो लिख लो सी और सी व डी की सांद्रता में वृद्धि बटा समय अंतराल, है ना। सी और डी के कंसंट्रेशन में इंक्रीजिंग अपॉन टाइम इंटरवल। हो गया यहां तक, ठीक। अब नीचे लिखो आप इसके बाद वाले में इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ना। नीचे लिखो आप इसे निम्न तरीके से प्रदर्शित करते हैं, है ना। रेट ऑफ रिएक्शन को, या इस रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन को निम्न तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, निम्न तरीके से प्रदर्शित किया जाता है, निम्न तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। अब इसको प्रदर्शित करने का तरीका क्या होता है, देखें इधर आप, सिस्टमेटिक लिखना, क्योंकि मेरे पास जगह कम पड़ जाता है तो मिटा मिटा के लिखते रहता हूं। देखो इधर आप सुनना, इसको इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं, लिखो आप, है ना, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। इसको पढ़ते क्या है ना, देखो पढ़ते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर हो गया ना। ये यहां करके लिखो आप चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये आ करके लिखो आप, इस तरीके से इसको लिखते हैं ना जब भी हम लोग सॉल्व करते हैं, ये बेसिक है, इतना जानना चाहिए। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये आ करके लिखो आप चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और डेल्टा बना दिया, डेल्टा कोष्टक में लिख दो। इस तरीके से इसको दिखा देते हैं, सब एक दूसरे के इक्वल है। यहां तक हो गया। अच्छा ये बताइए आप, डेल्टा ए लगातार कम हो रहा है टाइम के अकॉर्डिंग, है ना, टाइम के साथ साथ कम हो रहा है, इसके आगे लग जाएगा माइनस। ए भी कम हो रहा है तो लग जाएगा माइनस, ए बढ़ रहा है तो लग जाएगा प्लस, और ए भी बढ़ रहा है तो लग जाएगा प्लस। इस तरीके से इसको दिखाया जाता है, ठीक। तो मैं कह सकता हूं कि जहां पर डेल्टा ए, डेल्टा बी, है ना, डेल्टा सी और डेल्टा डी, ए बी सी और डी के कंसंट्रेशन में चेंज को दिखाता है। अरे चेंज ही तो है ना, ठीक है। याद रखें डेल्टा ए और डेल्टा बी के सामने, रिएक्टेंट के सामने माइनस इसलिए लगा है क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन लगातार कम होता जाता है, और डेल्टा सी और डेल्टा डी के आगे, माने प्रोडक्ट के आगे प्लस इसलिए लगा है क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन समय के साथ बढ़ता जाता है। तो लिखिए आप, जहां जहां डेल्टा ए, कोमा करके लिखो डेल्टा बी, डेल्टा क्यों नहीं लगा देना ना, ऐसे डेल्टा करके पुस्तक में लिखना, डेल्टा ए, इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। ये बेसिक बात होता है, इसको याद ही करना होता है। हाँ जी, हाँ बराबर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, सब एक दूसरे के बराबर होता है। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय सबको बराबर ही कर देते हैं। देखो जहां डेल्टा ए, डेल्टा बी, डेल्टा सी और डेल्टा डी टाइम इंटरवल डेल्टा टी में, समय अंतराल डेल्टा टी में, समय अंतराल डेल्टा टी में, जहां डेल्टा ए, डेल्टा बी, डेल्टा सी और डेल्टा डी समय अंतराल डेल्टा टी में ए बी सी और डी के सांद्रण में परिवर्तन को दिखाता है। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी और कैपिटल डी के कॉन्सेंट्रेशन में चेंज को रिप्रेजेंट करता है, सांद्रता में परिवर्तन को दिखाता है, सांद्रता में परिवर्तन को दिखाता है। हो गया। अगला पॉइंट में लिखो क्रियाकारक रिएक्टेंट, है ना, क्रियाकारक का कंसंट्रेशन टाइम के साथ घटता जाता है, क्रियाकारक की सांद्रता समय के साथ घटता जाता है ना। इसीलिए ऋण चिन्ह का उपयोग करेंगे, इसलिए माइनस साइन का यूज किया जाता है, इसलिए माइनस साइन का यूज किया जाता है, ठीक। जबकि उत्पाद का सांद्रता, जबकि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, जबकि उत्पाद की सांद्रता समय के साथ बढ़ता जाता है, टाइम के साथ इंक्रीज होता जाता है,
इसीलिए धन चिन्ह का उपयोग करेंगे, प्लस साइन का यूज करेंगे, इसलिए प्लस साइन का यूज करेंगे, इसलिए प्लस साइन का यूज करेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक, एक बार आप पूरा पढ़ के देखो, आप ऊपर से नीचे तक ध्यान से हाथ रख के पढ़ना, कुछ है नहीं। सुनो, एक छोटा सा फॉर्मूला था, फॉर्मूला के दम पे हम डेफिनेशन क्रिएट किए और एक एग्जांपल, ये a प्लस बी गिव c प्लस डी, और उसी पर उसको सेट करते गए। स्टेप छूट जाता है एग्जाम में, स्टेप छूट जाता है, इसलिए उसको याद करो, दिमाग में सेट करो। हाँ जी, सांद्रता को अलग अलग चीज से मेजर किया जाता है। सांद्रता का मतलब होता है कि किसी यूनिट वॉल्यूम में, है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने ज्यादा है, किसी इकाई क्षेत्र में पार्टिकल की संख्या कितना ज्यादा है ना। वो इतना बड़ा वॉल्यूम ले लिया, उसमें बहुत सारे पार्टिकल है तो कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, पार्टिकल कम है तो कंसंट्रेशन कम होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, सॉलिड का कंसंट्रेशन ज्यादा, उससे कंसंट्रेशन कम किसका, लिक्विड का, और सबसे कम कंसंट्रेशन किसका होगा, गैस का होगा। अलग अलग चीजों का कंसंट्रेशन देखा जाता है उसके बीच में। हो गया? ठीक, सवाल क्या बनेगा इसमें, क्वेश्चन लिखें आप वहीं पर। ये तो पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने, क्वेश्चन लिखो पहले नंबर पे। देखो, रेट ऑफ रिएक्शन को एग्जाम्पल सहित डिफाइन करिए, अभिक्रिया की दर को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए, उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए, उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। बड़ा सिंपल सा है ना। तो परिभाषा पहले लिखे, फिर उसको उदाहरण लिख दिए, एग्जाम्पल सहित पूरा एग्जाम्पल बता दिए। क्लियर हो गया? ठीक, और इस तरीके से वाला सेक्शन हो गया। एक